नमस्कार, प्राइम नून एट 3 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेपरलेस फाइल किए जाएं। इसके साथ ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने, पक्षों द्वारा लिखित दलीलें देने के लिए 27 जुलाई की समय सीमा तय की है। वहीं संविधान पीठ ने कहा कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस का टाइटल बदल दिया है। अब री आर्टिकल 370 के नाम से इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। 370 पर 2 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई। 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 370 को हटाए जाने के खिलाफ कुल 23 याचिकाएं की गई हैं दाखिल। 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। साथ ही ये भी कहा कि सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है। 25 जुलाई तक सभी पक्षकार अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं। साथ ही 27 जुलाई के बाद 370 से संबंधित कोई दस्तावेज कोर्ट में दाखिल न किया जाए, सीजेआई की तरफ से कहा गया है। साथ ही मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेपरलेस फाइल किए जाएं। सरकार के नए हलफनामे पर नहीं होगा विचार, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। साथ ही केंद्र के नए हलफनामे का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं। संविधान पीठ ने कहा है कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस का टाइटल बदला है। री आर्टिकल 370 के नाम से इस मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और एक और बेहद अहम खबर दे दें। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना का कहना है कि कश्मीर में धारा 370 बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करना चाहता है। काफी समय से ठंडे बस्ते में था और आज लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। 2 मेजर बातें जो आज आई हैं, एक थी कि जो शाह फैजल और शहला रशीद का नाम पेटिशनर से हटा दिया गया है। दूसरा, जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है 370 का, उस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसको उस पर कंसिडर शायद नहीं किया जाएगा। आज के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो टिप्पणी आई उससे बड़ा ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी से जल्दी सुनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहता है। जहां तक 370 की बात है उसके वापस आने की, मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कई कारण है उस पर और मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई जजमेंट को, बट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है और केस के पेपर्स को देखते हुए, सबमिशंस को देखते हुए कि 370 वापस तो नहीं आने वाला। एनसी के सांसद और पूर्व जस्टिस हसनैन मसूदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2 अगस्त से हफ्ते में 5 दिन लगातार सुनवाई होगी। ये अच्छी शुरुआत है। उन्होंने इस मामले पर जल्द फैसला आने की उम्मीद भी जताई है। से मुतवातिर हर रोज सोमवार और शुक्रवार के बगैर समाअत होगी। उसका मतलब है समाअत जारी रहेगी जब तक कि ये अपने कंक्लूजन को नहीं पहुंचती। तो यही हम चाहते थे कि शुरुआत हो जाए। बहुत देर से शुरुआत हो गई, लेकिन चले बहुत सारी मुश्किलात थे, कोविड था बीच में, कुछ और भी शुरुआत थे, लेकिन अब शुरुआत हो गई और हम ये तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। और फैसला क्या होगा, हमें अपनी जगह पर इत्मीनान है, फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। क्योंकि अगर अब जो भी फैसले हैं वो आइन के को दरकिनार करते हुए, आइन को रोंदते हुए लिए गए, और आइन ही सबसे सुप्रीम है। मुल्क का सबसे बड़ा जो सॉवरेनिटी है वो आइन में, हर एक चीज इसी आइन की कसौटी पर परखी जाती है। और ये फैसले अगर हम आइन की कसौटी पर परखें तो नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि सरकार
ये मजबूर होगी कि वो एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे दें और उसमें अपनी उपलब्धियों का, अपनी कामयाबियों का जिक्र करें, ताकि एक पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन दे उन फैसलों की जिनको उन्हें लगता है कि कोई आईनी आधार नहीं है। यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट सबके सामने सवाल है, वो सवाल है आईनी हैसियत का। क्या वो फैसले 5 अगस्त के आईनी तो दुरुस्त थे? और आईन कहाँ का? आईन हिंद, क्या आईन हिंद के मुताबिक थे या नहीं? और उसका जवाब ही ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को उसी का जवाब देना है। वहीं पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको एक्सप्रेस हियरिंग पे लिया गया है। मैंने सुना है कि शायद मंडे और फ्राइडे को छोड़कर बाकी हर दिन ये केस जो सुना जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एफिडेविट दिया गया था कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्टोन बिल्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक नोटिस लिया और ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, आईनी जो इसकी लीगैलिटी है उसको हम डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ को कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो एक वेलकम मूव है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल ये सवाल जो है लोगों के सामने भी लाया था और ये क्वेश्चन भी किया था कि सेंटर के एफिडेविट को कि हम इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि यहाँ सड़कें कितनी बन गई या पुल कितने बन गए, हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो आईनी तौर के ऊपर सही है या गलत है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू के ऊपर अपनी नज़र दोहराई है और उसको कहा है कि हम इस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, खाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है 370 और 35 उसके ऊपर ही डिबेट होगी और उसी के ऊपर जो है ये जो मैटर है उसी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। एक और अहम खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के न्योते पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा 5 दिनों के भारत दौरे पर हैं। डॉक्टर अल ईसा इससे पहले सऊदी सरकार में न्याय मंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि भारतीय समाज में मुस्लिम घटकों को अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व है कि वो भारतीय नागरिक हैं और उन्हें अपने संविधान पर भी गर्व है। भारत में समान नागरिक संहिता पर चर्चाओं और सरकार के इस दिशा में उठाए गए कदम के लिहाज से डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का भारत दौरा बेहद अहमियत रखता है। وندرك أيضا أن المكون الإسلامي في جمهورية الهند مكون يعتز بوطنيته، يعتز بوطنه الهند. And we know that the Muslim component in the Indian society is also very important component, and it's Muslim components in the Indian society. They are proud of their of nationality, that they are Indian national, and they are proud of their constitution. And here, the religious awareness plays a very crucial role. It should be taken, the religious awareness, as a tool for coexistence, as a tool to promote tolerance, as a tool for cooperation, and as a tool for enrichment to further the cooperation between the different elements of the society. مؤطرة التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत दुनिया में दूसरी और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। भारतीय मुस्लिम आबादी इस्लामिक सहयोग संगठन के 33 से अधिक सदस्य देशों की संयुक्त आबादी के लगभग बराबर है। हिंदू धर्म और इस्लाम की गहरी आध्यात्मिक सामग्री ने लोगों को एक साथ लाया और एक दूसरे की सामाजिक एवं बौद्धिक समझ लाने में मदद की। Excellency, India, the world's largest democracy and the mother of democracies, is a land of incredible diversity. In your talk, you elaborately mentioned about diversity as a fundamental trait of our existence. It has been a melting pot of cultures, religions, languages, and ethnicities which have coexisted in harmony for centuries. As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups,
Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। 3 दिनों के पड़ाव के बाद आखिरकार अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था जम्मू बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया। जिन तीर्थ यात्रियों को बालतल मार्ग से 7, 8 और 9 पर आगे बढ़ना था, उन्हें आज कड़ी सुरक्षा के बीच जत्थे के साथ अनुमति दी गई। साधुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। वो अन्य तीर्थयात्रियों के साथ कल सुबह आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, डीजीपी दिलबाग सिंह ने सेरी का दौरा किया और अधिकारियों को नागरिक यातायात के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर राजमार्ग बहाल करने के निर्देश दिए। वहां पर भी एक नए ब्रिज को एक नई अलाइनमेंट थोड़ी सी दे करके उसके साथ जोड़ करके वहां पर भी ट्रैफिक रिस्टोर हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम टाइम के अंदर बहुत मेहनत करके जहां पर दोनों जगह पे कनेक्टिविटी फिर से रिस्टोर हो गई है। हमारे जो फंसे हुए यात्री थे 5-5.5 हज़ार के करीब यात्री अभी नीचे निकल जा चुके हैं। अभी 5-5.5 हज़ार के करीब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मैंने ये भी देखा है श्रीनगर से अभी आते हुए कि काफ़ी गाड़ियां रामसू और उसके पीछे जगह जगह पर प्राइवेट गाड़ियां भी अभी स्टैंडर्ड हैं। कोशिश ये रहेगी कि एक बार ये जो विंडो का इस्तेमाल करके जब रोड की कनेक्टिविटी को और बेटर कर लेते हैं, उसकी ब्लैक टॉपिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड गाड़ियां ऊपर से नीचे आने वाली उनको भी छोड़ा जाए। कोशिश है कि शाम के 7-8 बजे तक जो आगे पीछे की स्टैंडर्ड गाड़ियों को निकाल के, ताकि कल से ट्रैफिक को हम नॉर्मल तरीके से रिस्टोर कर सकें। मैं इसमें लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक की एडवाइजरीज हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी अभी आज अंडर ट्रायल है, बेशक अच्छे से ट्रैफिक चल रही है, मगर ट्रैफिक की एडवाइजरीज को मान के चलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा लोड, इतना ज़्यादा रश, एकदम गाड़ियां जो पिछले 3-4 दिन से रुकी हैं, अगर एकदम सारे चलने शुरू कर देंगे तो यहाँ पर फिर से जैम बन जाएगा और ट्रैफिक को इधर साइड क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। लोग जब चलें तो अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी जो ट्रैफिक की रोज़ पढ़ते हैं उनका ख्याल करके ही चलें। सबसे पहले ट्रैफिक उतनी ही गाड़ियों को छोड़ेगी जो रोड के ऊपर दाएं बाएं फंसी हुई है। इसके अलावा भी गाड़ियों को चलने की इजाज़त किस हद तक दी जा सकती है, वो ट्रैफिक अथॉरिटीज़ शाम को मिलकर के जायजा लेंगी गाड़ियां क्लियर होने के बाद और रोड की कंडीशन देखने के बाद। उसके बाद आगे फैसला करेंगे कि आम लोगों के लिए एडवाइजरी क्या है। अभी बुनियादी तौर पे यात्रा के स्टैंडर्ड जो पैसेंजर हैं उनको निकालने के लिए अभी ये कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है। और इस वक्त की अहम खबर हिमाचल से आपको दे दें, जहां सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया है। मंडी, कुल्लू, भुंतर का सर्वे किया है। यहां हुए बारिश से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं सीएम सुक्खू। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हिमाचल में सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया है और बारिश और बाढ़ से जो तमाम नुकसान हुआ है उन तमाम नुकसान का उन्होंने जायजा लिया है। मंडी, कुल्लू, भुंतर का एरियल सर्वे सीएम सुक्खू ने किया है और लगातार उनका ये सर्वे जो है वो जारी है। तो बेहद अहम खबर आपको बताएं कि हिमाचल में 20 जुलाई तक हाई अलर्ट है। साथ ही साथ सीएम सुक्खू लगातार तमाम हालात पर नजर रखे हुए हैं। जिस तरह से वहां
बारिश ने भयानक तबाही मचाई है। उसके बाद वहां पर जो हालात हैं उसका जायजा सीएम सुक्खू खुद ले रहे हैं। मंडी, कुल्लू, भुंतर का एरियल सर्वे किया है, साथ ही साथ मणिकर्ण, हमीरपुर और लाहौल स्पीति का भी वो सर्वे करेंगे। और इस बीच मनाली से बड़ी खबर आपको देते हैं। मनाली का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया है। देश और दुनिया से पूरी तरह से इस वक्त टूटा हुआ है मनाली का संपर्क। मनाली जाने वाले दोनों रास्ते बंद हैं। चंडीगढ़ मनाली हाईवे 3 दिन से बंद है। कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक रोड भी बंद है। कुल्लू से मनाली के बीच ब्यास नदी में हाईवे बह गया है। कई स्थानों पर नदी में NH3 की सड़क भी बह गई है। नालों में बाढ़ से लेफ्ट बैंक रोड भी बंद है। मोबाइल नेटवर्क भी यहां ठप पड़ा है। पिछले 36 घंटे से मनाली में बिजली आपूर्ति ठप है। बाकी हिस्सों से मनाली का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी सचिन शर्मा। सचिन, मनाली से जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि देश और दुनिया से पूरी तरह से संपर्क जो है मनाली का वो कट चुका है। क्या कुछ है आपके पास इस वक्त की अपडेट? जी हाँ हिना, देखिए अगर मैं अभी की बात करें तो जिस तरह जो है बीते दिनों जो है कुल्लू जिला सहित जो है मनाली में जिस तरह जो बाढ़ ब्यास नदी में आई है उसके कारण जो काफी ज्यादा नुकसान जो है मनाली से आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। अगर मैं अभी की बात करूं तो बेशक मौसम यहाँ पर सुहावना हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। चांद का अभी तक जो आंकलन नहीं हो पाया, लेकिन संपत्ति को जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जिस तरह हमने पीछे भी जो वीडियोस वहां से आए थे उनमें हमने देखा कि काफी सारे मकान जो उसमें बहते हुए वाहन बहते हुए वहां पर नजर आए थे। इसके साथ ही नेशनल हाईवे 3 जो है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है, जिसके कारण जो है पर्यटन नगरी मनाली का देश दुनिया से जो है करीब 36 घंटों से संपर्क कर चुका है, क्योंकि वहां पर जो है सड़क मार्ग पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके साथ ही जो मोबाइल नेटवर्क है वो भी वहां पर जो उनका सिग्नल भी वहां पर जो है बीते 36 घंटों के करीब से जो वहां पर जो गायब है। और इसके साथ ही विद्युत आपूर्ति भी जो है बंद है, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि ब्लैकआउट यहाँ पर जो पूरे क्षेत्र में इसमें चल रहा है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति भी यहाँ पर जो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। कई सारे पर्यटक जो अभी जो कुल्लू मनाली घूमने आए थे वो वहां पर जो फंसे हुए और उनका जो है किसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। और ऐसे में जो है उनके परिजन जो है हमें न्यूज 18 को अभी जो लगातार जो है संपर्क कर रहे हैं और उनसे जो है उनका हालचाल जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वहां पर जो है स्थिति काफी जो है खराब है। और ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो मुख्य संस्कृत सचिव है सुंदर सिंह ठाकुर और अन्य अधिकारी, उपायुक्त कुल्लू अशोक गर्ग, SP कुल्लू साक्षी वर्मा, वो सभी जो है एरियल सर्वे कर रहे हैं। और इसमें जो है वे कुल्लू जिले के सैंज की तरफ वो रवाना हुए हैं और इसके बाद जो वो कसोल के बाद जो है मनाली की तरफ जो वो एरियल सर्वे करेंगे और वहां पर नुकसान से जो बाढ़ से वो नुकसान हुआ है उसको वो वहां पर जो जायजा लेंगे। और उसके बाद जो है वे जिला लाहौल स्पीति की तरफ जो है रुख करेंगे और वहां पर जो है जो नुकसान हुआ और जो लोग वहां पर फंसे उनका वो जो है वहां पर हालचाल जानने की जो कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है वे वापिस कुल्लू आएंगे और कुल्लू में जो है वो यहाँ पर जो है पत्रकारों से रूबरू होंगे और वहां पर जो है नुकसान से जितना भी नुकसान हुआ है उसका जो वहां पर जो है पत्रकारों से जो है बातचीत करके जो है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल हम ये कह सकते कि अभी बेशक यहाँ पर जो थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आती है, क्योंकि मौसम यहाँ पर जो है साफ हो चुका, जो ब्यास नदी का जलस्तर है वो जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद है अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि संपर्क मार्ग की, क्योंकि जो कुल्लू से मनाली के मध्य जो नेशनल हाईवे 3 है जो कि कुल्लू मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है और ये जो है कुल्लू मनाली को जो है कुल्लू और देश दुनिया से जोड़ता है, वो जो है पूरी तरह से बाधित हो चुका है। साथ ही जो अतिरिक्त मार्ग था कुल्लू मनाली जो लेफ्ट में मार्ग है वो भी जो यहाँ पर बाधित हो चुका है। और प्रशासन द्वारा हालांकि इसे बहाल करने का जो प्रयास यहाँ पर जो किया जा रहा है, प्रशासन का कहना है कि हो सकता है कि आज देर शाम या फिर कल तक जो है एक अतिरिक्त मार्ग जो है वहां पर जो है बहाल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी संपर्क यहाँ पर जो पूरी तरह से कटा हुआ है, क्योंकि पूरा मार्ग जो यहाँ पर जो ध्वस्त हो चुका है। जो सिग्नल सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो मोबाइल सिग्नल है वो यहाँ पर जो है पूरी तरह से बंद पड़ा है। ऐसे में किसी का भी जो है यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस बात की जानकारी तो फिलहाल बात नहीं लग पाएगी कि कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ, लेकिन फिलहाल हम ये कहते थे जो सूचना प्राप्त अभी हुई है उससे जो काफी ज्यादा जो करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ, क्योंकि कई होटल वो जो है ब्यास नदी में बह गए हैं। इसके साथ जो है एक पंचायत घर है वो भी यहाँ पर बह गया और इसके साथ ही कई वाहन वॉल्वो बसें वो भी जो यहाँ पर ब्यास नदी में बह गई। तो यानी कि अब तक जो हमने देखा है कि ये जो 1995 में जो बाढ़ आई थी ये उससे भयानक ये बाढ़ है और काफी ज्यादा नुकसान जो इस बाढ़ से यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल सचिन, काफी डिटेल आपने बताई है। एक बार फिर से जो दर्शक हमें देख रहे हैं, न्यूज 18 हिमाचल को देख रहे हैं, उनके लिए हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो पर्यटक जो सैलानी मनाली में फंसे हुए हैं उनके लिए वहां पर क्या कुछ खास व्यवस्था जो है वो की गई है, क्योंकि
संपर्क जो है पूरी तरह से कटा हुआ है। और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके पास भी लगातार कई लोग कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की ताकि वहां का हाल जान सके, क्या कुछ सिचुएशन वहां पर इस वक्त हो सकती है, क्योंकि आज तो बारिश नहीं हो रही है? जी हाँ, देखिए मैं अपने दर्शकों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए कि अभी जो है जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके लिए जब हमारी बात जो है मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर से लास्ट टाइम हुई थी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनके द्वारा जो है वहाँ पर जो भी लोग मनाली में फंसे हुए उनके ठहरने के लिए जो वहाँ पर जो है मुफ्त में जो है व्यवस्था वहाँ पे की गई और खाने पीने का इंतजाम भी वहाँ पर जो है होटल एसोसिएशन और जो गुरुद्वारा सिंह सभा है उनके द्वारा जो मनाली में फ्री रहने का और जो खाने पीने का भी इंतजाम वहाँ पर जो फिलहाल वहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर संपर्क कर गया था और उसके बाद जो है संपर्क वहाँ पर नहीं हो पा रहा। लेकिन जो जानकारी अंतिम हमें वहाँ से मिली थी उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जो उनके द्वारा जो भी पर्यटक वहाँ फंसे उनके लिए पुख्ता इंतजाम वहाँ पर जो किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी जो वहाँ पर जो लोग जिनके घर या फिर जो दूसरे लोग हैं उनके ठहरने के लिए जो कई जगहों पर यहाँ पर जो है सराय वगैरह और रेंट शेल्टर वगैरह का इंतजाम वहाँ पे किया गया और उन लोगों को वहाँ पर भी जो ठहराया जा रहा है और लोग जो बाकी जगह जो पर्यटक दूसरे स्थानों पर भी फंसे उन्हें भी वहाँ पर जो है बिल्कुल सचिन, तो युद्ध स्तर पर वहां पर काम किया जा रहा है और अपने चैनल के जरिए भी लगातार हम यही तस्वीर यही खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार यही जानकारी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। सचिन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी 72 घंटों में थोड़ी राहत की उम्मीद है। इन 3 दिनों में बारिश थोड़ी कम होने की संभावना व्यक्त की गई है। जो लोग कहीं फंसे हैं वो इन 2 से 3 दिन में निकल सकते हैं। इसके बाद स्थिति बदल सकती है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। पिछले 4 दिनों में करीब 30% के आसपास बरसात होगी है, जो कि 4 महीने की बरसात होती है। 40% जो है 4 दिनों में होगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे सीजन की बात कर रहा हूँ। 30% बरसात जो है सिर्फ 4 दिनों में हो गई है, तो अपने आप में एक बहुत अलग तरह का रिकॉर्ड है। और जहां तक इस स्पेल की बात है, इस बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहा, मुख्य कारण तो पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का रहा। इन दोनों का एसोसिएशन रहा। बात यह थी कि एक तो मानसून काफी सक्रिय था, राजस्थान के आसपास लो प्रेशर एरिया बना हुआ था और साथ साथ में पश्चिम विक्षोभ भी काफी सक्रिय रहा। इन दोनों के चलते जो है लगातार बारिश देखने को मिली और इसने जो है बारिश की एक तो इंटेंसिटी को बढ़ाया और ड्यूरेशन भी काफी लंबा कर दिया। और साथ साथ में जो है ऊपर के जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर, वहां पे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई और साथ साथ में बर्फबारी की रिपोर्ट्स भी हैं। इसके चलते ये अप्रत्याशित है। हाँ, कम होता है। मानसून में यूजुअली नहीं होता क्योंकि मानसून ऊपर के क्षेत्रों में पहुंचती नहीं है क्योंकि काफी हाइट पे ही जिले हैं, तो ये काफी अलग था। इससे नदियों। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।